एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल 1 HRM। आज हम यूनिट 10 के मोस्ट रिपीटेड 135 PYQ करेंगे, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम यूजीसी नेट पेपर में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, देखो सिलेबस क्या रहेगा हमारा। एशियन एजुकेशन सिस्टम से लेके हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करंट अफेयर तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, और सिर्फ वही PYQ रखिए जो बार बार पूछे जा रहे हैं ना। तो आप एक आइडिया, जैसे बच्चे कह रहे थे कि मैम पेपर 1 में लग रहा है कि हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए, तो देखो जितना हो सकता है उतना मैं ट्राई कर रही हूँ। प्लीज़ आप PYQ तो जरूर करिएगा। ये 135 पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैच द लिस्ट एशियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद द प्रेजेंट लोकेशन। अब देखो, अब आपको एक चीज़ पता चल गई, आपको जो यूनिवर्सिटी कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आपको पता हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, तो ये जो है हमारी जो तक्षशिला है, तक्षशिला आपको पता अभी ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ है? रावलपिंडी में। ठीक है। देन नालंदा हमारी कहाँ पे? नालंदा है हमारी राजगढ़ बिहार में। ठीक है। और जो हमारी वल्लभी है वो हमारी कहाँ पे? गुजरात में। मतलब आपको, अब देखो आपको स्टेट्स भी नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन पढ़नी है, सौराष्ट्र में। देन विक्रमशिला हमारी है भागलपुर, और ये भी हमारी बिहार में। तो देखो जो विक्रमशिला हो गए, तक्षशिला हो गए, ये तो हमारे बिहार में यूनिवर्सिटी हैं। और जो याद रखना, तक्षशिला अभी जो है हमारी, वो इंडिया में भी नहीं है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। योर आंसर शुड बी ए। Then come to the question number 2. State 1 Valvi University was a major center for Mahayana Buddhism and rival Nalanda. Vikramshila University आज renewed for the specialized in teaching of वज्रयान। देखो याद रखना, जो वल्लभी यूनिवर्सिटी थी वो महायान के लिए नहीं थी। अभी अगर आपने मेरा अच्छे से रिकॉर्डिंग सेशन देखा होगा, तो ये थी हमारे हिनायान के लिए। मतलब हिनायान क्या बोलते हैं कि जो बुद्धिज्म को एज ए बहुत अच्छे टीचर मानते हैं। ठीक है। महायान बोलते हैं जो बुद्धिज्म को एज ए गॉड मानते हैं। तो जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे हमारा महायान था, और बल्लभी में हमारा हिनायान है। देन जो हमारी विक्रमशिला है वो वज्रयान के लिए। वज्रयान में मतलब जहाँ तंत्र वंत्र की जो नॉलेज होती है। ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से दो। स्टेटमेंट 1 ये हमारा रॉन्ग है, और ये हमारा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है। Then come to the question number 3. तक्षशिला is not a considered university in the modern sense of term. तक्षशिला क्या है कि यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हम आज के मॉडर्न की बात कर रहे हैं, इट डू नॉट हैव सेंट्रलाइज्ड सिलेबस, फॉर्मल एग्जामिनेशन, डिग्री ग्रांटिंग सिस्टम। यस, उस टाइम पे नहीं होता था। जो गुरु ने बोल दिया वही अग्री करते थे, लेकिन इसका कोई भी हमारा प्रॉपर सेंट्रलाइज सिलेबस, फॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं होता था। तो यस, बोथ ए आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ओ। Then come to the question number 4. Grand Library of Nalanda University, which was destroyed by invader, also known as the following name. तो जो हमारी, आपको पता है जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, वो लाइब्रेरी के लिए बहुत फेमस थी। तो वो बोला कि किसके नाम से जानी जाती है, वो जो बहुत बड़ी थी, आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए, धर्मगंजा के नाम से जानी थी। प्लीज इसको पढ़ लेना। जो लाइब्रेरी थी, मतलब धर्मगंज मतलब ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ। ठीक है। इसके अंदर 3 बिल्डिंग थी, रत्न सागरा, रत्नोदरी एंड रत्नजगा। तो ये इसकी 3 बिल्डिंग थी, लेकिन लाइब्रेरी क्या थी? धर्मगंजा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5. मैच द फॉलोइंग लिस्ट लीजेंडरी स्कॉलर विद द लिस्ट सेकंड फेमस वर्क। पाणिनि, चरका, चाणक्य और आर्यभट्ट। देखो अगर आपको नहीं पता तो सारे बच्चों को आर्यभट्ट पता होगा, तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करें। तो आर्यभट्ट ने क्या दिया था? कंसेप्ट ऑफ जीरो दिया था। तो डी थर्ड, तो आपने देखा यहाँ पे भी डी थर्ड है और यहाँ पे भी डी थर्ड है। अब आपको सबको पता है जो चाणक्य है उन्होंने अर्थशास्त्री थी, तो सी का 1। अब आपने देखा सी का 1 कहाँ है? तो यहाँ पे सी का 1 है, और यहाँ पे सी का 1 नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर ये होगा। मतलब एलिमिनेशन मेथड भी फॉलो कर सकते हो। अब अगर आपको 2 ऑप्शन नहीं भी पता है, तो आप इसके बेसिस पे लगा सकते हो। जैसे कि हमारा पाणिनि हो गया। पाणिनि आपको पता है कि इसका अष्टधाई, मतलब अष्टधाई क्या होती है हमारी, और चरका हमारा संमित जो कि मेडिसिन में। ठीक है। अगर आपको 2 भी पता है तो प्लीज उनके बेसिस पे एलिमिनेशन कर देना। देन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6. मिथिला वाज प्रोमिनेंट एशियन सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ न्याय, लॉजिक एंड तर्कशास्त्र। ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? उज्जैन वाज हैवीली फेमस फॉर इट एडवांस स्टडी इन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। देखो अब इसमें मैं बात करूं, जो मिथिला थी हमारी, वो क्या है? वो हमारी करेक्ट है, क्योंकि मिथिला किसके लिए थी? स्पेशलाइज थी न्याय और तर्कशास्त्र के लिए।
ठीक है। बट स्टेटमेंट सेकंड हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट मैथमेटिक्स की थी। अगर आपने पढ़ा हो उज्जैन जो मध्य प्रदेश में, वो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के लिए थी। ठीक है। Then come to the question number 7. Admission to Nalanda University was extremely difficult with only 20-30% success rate. Region student had to pass a rigorous entrance examination conducted only by द्वार पंडित। तो yes, आपको पता है ये करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है 23% ही सक्सेस रेट थे और बस इतने ही लोग पास होते थे, क्योंकि वहाँ पे एक एग्जाम होता था जो द्वार पंडित कंडक्ट करते थे। तो देख लीजिए, नालंदा हैड अ यूनिक एडमिशन सिस्टम गाइडेड बाय एमिनेंट स्कॉलर कॉल्ड द द्वारपाल। जो स्कॉलर थे वो द्वारपाल कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एशियंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम व्हाट वाज द स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर वुमेन स्कॉलर who have dedicated their entire life study theology without the marrying। तो आपको पता है दो तरह की विमेन होती थी, एक मैरिज में चली जाती थी, एक नहीं होती थी। तो जो हमारी होती थी वो कहलाती ब्राह्मवादिनी। ठीक है, याद रखिएगा। जो ब्राह्मवादिनी है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होते थे, कभी शादी नहीं करती थी। जो सद्यो विधा है, सद्यो मतलब यस, वो जब तक करते थे जब तक उनकी मैरिड नहीं हुई। Then come to the question number 9. Both Nalanda and Vikramshila University were virtually destroyed by Bhaktiar Khilji. Follow the destruction, many scholars flee to Jagdala University for refuge. तो yes, अगर आपको पता हो ये भी करेक्ट है। जो उन्होंने अगर यूनिवर्सिटी जो नष्ट हुई थी तो जितने भी लोग बचे थे वो हम कहाँ पे आ गए थे, जगदला यूनिवर्सिटी के लिए में आ गए थे। ठीक है। तो जगदला जो था महाविहाना बिकम लास्ट वज्रायन बुद्धिज्म फॉर द फ्लीइंग स्कूल। ठीक है, जो मतलब वहां से लोग बच के आ रहे थे वो यहाँ पे आ गए और ये वज्रायन बुद्धिज्म का सेंटर था। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, मैच द लिस्ट एजुकेशन सेरेमनी विद द लिस्ट सेकेंड मीनिंग। तो अब हमने इसमें देखा उपनयन, ठीक है, संवर्तन, पब्जा एंड उपसमदा। तो अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको अच्छे से पता हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा दो तो वैदिक की सेरेमनी है और दो हमारे बुद्धिज्म की है। तो अगर हम उपनयन की बात करूं तो उपनयन का अगर ए है तो ए हमारा है इनिशिएशन, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं ना, जिसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं वो है। देन संवर्त जो हमारा है वो हमारा है ग्रेजुएशन। ओके, देखो जो उपनयन में इनिशिएशन होता है और संवर्त में ग्रेजुएशन, जैसे फेयरवेल पार्टी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। एंड पब्जा हमारी होती है इनिशिएशन अगर बुद्धिज्म की बात करूं, और हमारा जो उप समुदाय वो है मॉक कोऑर्डिनेशन। तो प्लीज ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पब्जा मतलब एंट्री, उप समुदाय मतलब फाइनल ऑर्डिनेशन। Then come to the question number 11. Graduated from the Valvi University, highly preferred by King for administrative post. ठीक है। Then Valvi focus heavily on teaching secular practical subject like a Varta and नीति। Yes, आपको पता है कि बल्वी फेमस किसके लिए थी, ट्रेनिंग देती थी और किंग इन्हें डायरेक्टली हायर कर लेता था यहाँ से। तो नीति जो हमारे स्टेट क्राफ्ट और इकोनॉमिक्स के लिए फेमस। Then ancient Indian education pedagogy, what is the correct chronological order। अब उसने बोला करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो आपको पता है कि हमने जैसे जैसे टीचिंग प्रोसेस होता है ना, एक तरह का टीचिंग है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करते हो, सुनते हो, श्रवण, ठीक है, फिर उसको माइंड में ध्यान मतलब मनन करते हो, उसके बारे में थिंकिंग करते हो। देन निधिश्यान मतलब मेडिटेशन। तो आपको पता है श्रवण मतलब लिसनिंग, मनन मतलब डीपली रिफ्लेक्टिंग, निधिश्यान मतलब रियलाइजिंग थ्रू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू से यूज करते हो। तो योर आंसर शुड बी अ सी। Then come to the question number 13. Nadia Navadipa is a Bengal rose to prominence after the destruction of Nalanda. Nadia was extremely famous for introducing Navya Nyaya, a new system of logic. तो yes, correct answer है। आपको पता है कि जो नॉर्थर्न प्लेन फेस थे वो इन्वेजन फेस कर रहे थे। एजुकेशन हब शिफ्टेड कहाँ हो गए थे, ईस्टवर्ड में हो गई थी और नादिया हमारी अब अथॉरिटी बन गई थी नव्या का। ठीक है। Then come to the question number 14. Match the list ancient institution with list second founder dynasty. तो अब हमने ये पूछा कौन सा किसने कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंड करी थी। तो देखो नालंदा है, तो नालंदा किसने करी थी, अगर आपको पता हो तो ये कुमार गुप्ता ने करी थी। विक्रमशिला हमारे धर्मपाल ने करी थी। तो अगर विक्रमशिला कहाँ है हमारी यूनिवर्सिटी, ये रही, और धर्मपाल कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, विक्रमशिला हमारे धर्मपाल ने की थी। तो अगर आपको सारे नहीं याद है तब भी थोड़े से याद
कर लो, जैसे मैंने कर रखे है ना। देन वल्लभी हमारी मैत्रिका ने की है, मैत्रिका डायन ओडांतपुरी हमारी किंग गोपाला ने करी है। तो यस, नालंदा को तो याद कर लो, नालंदा क्योंकि आपको पता है पुरानी यूनिवर्सिटी है, और विक्रमशिला और ये धर्मपाल है ना, इनको तो आप अच्छे से स्टडी कर लो। Then come to the question number 15. At the highest level of education in ancient Mithila, student had to pass the ultimate graduation test called the Salaka Pariksha. What is the nature of text? तो सलाखा परीक्षा होता था कि हम जो धागे को निडल को उसमें मैन्युस्क्रिप्ट में करते थे उतना आपको याद करना पड़ेगा, याद हो। तो सलाखा परीक्षा क्या है? निडल सलाखा है जो पुश करती है, पुश होती थी क्रोज बुक में। स्टूडेंट हैड टू रिसाइट एक्सप्लेन एवरीथिंग रिटन ऑन द स्पेसिफिक पेज। देन अब हम पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, देखो पहला जो हमारा है फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेयर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलोकेटेड 1 लाख रुपी एनुअली फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो आपको पता है ये हमारा चार्टर एक्ट है, जिसमें बहुत टाइम तक ये डिबेट रहा है कि अंग्रेजी स्टडी कराएंगे या ओरिएंटल जो हमारे ऑलरेडी भारत की है उसको हमें स्टडी कराना है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा। स्टेटमेंट 1, लॉर्ड मैक्लेमिनेट 1835 स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैकले सोल ऑब्जेक्टिव वाज टू मैन्युफैक्चर इंडियन क्लब ओवर इंग्लिश टेस्ट एंड इंटेलेक्ट। यस ट्रू। आपको पता है जो मैकले थे उन्होंने एक इंग्लिश का कंसेप्ट दिया था कि इंग्लिश होना चाहिए, जो कि चार्टर एक्ट के बाद आया था। याद रखना 1813 के बाद 1835 में आया। उन्हें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इनका ये कहना था कि जब हम अपर क्लासेस को पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे तक ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। और इनका ये था कि यस इंडियन तो होंगे पर बाय टेस्ट वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। सब हम मतलब हमें तो यस दोनों करेक्ट है। Then come to the question number 3. Wood Dispatch 1854 is famously known as the Magna Carta of English Education in India. Yes, correct. Its successfully implementation downward नहीं, इसने अपोज किया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का, ठीक है। तो yes, both हम ये कह सकते हैं A ट्रू है और R आपका फॉल्स। Then come to the question number 4. Based on recommendation of Wood Dispatch, the first 3 universities in India were established in 1857. तो कौन सी थी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लीज इनको याद कर लेना। CBM मतलब कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, ये हमारी 1857 में वुड डिस्पैच जो हुआ था हमारा, उसके बेसिस पे जो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहलाता उसके बेसिस पे आई थी। तो ये 3 यूनिवर्सिटी आई थी इंडिया में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, कमीशन एक्ट लिस्ट सेकंड वो है। तो अब ये पूछेगा कौन सा ने क्या क्या दिया था, याद रखेगा। अगर आप भूल भी जाओ तो इसमें से याद रखो जो हमारा वुड है ना वो मैग्ना कार्टा है, ठीक है। तो इसको आप करो। अब ए का 3 कहाँ कहाँ है? अब आपने देखा ए का 3 यहाँ पे और ए का 3 यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या देखना है कि जो हंटर कमीशन है उसने क्या कर दिया, जैसे याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो उसने क्या कर दिया, हंट कर दिया। हंट मतलब उसने डिवाइड कर दिया प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में। तो यस बी का सेकंड ये है। और जो साडलर था उसने 10+2 सिस्टम दिया था जो कि अभी भी चल रहा है, ठीक है। साडलर ने 10+, तो ये सिस्टमेटिकली है सारे, ओके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. The Hunter Commission 1882 was appointed primarily to review university level higher education. Yes. और दूसरा कह रहा है हमारा it recommended the splitting high school education into literary and vocational stream. तो ये आपका क्या है, देखो ये करेक्ट है। ये रिव्यू नहीं कर रहा था यूनिवर्सिटी का, पहली बात तो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये पहला हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये किस पे कर रहा था, प्राइमरी सेकेंडरी। जो हंटर ने किसको किया, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस किया था और इसने यूनिवर्सिटी पे नहीं किया था। और सेकंड वाला करेक्ट है कि हाई स्कूल और वोकेशनल स्ट्रीम को इसने सेपरेट कर दिया। तो आपका आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। Then come to the question number 7. The Indian University Act 904 faced massive backlash from the Indian nationalist. Reason Lord Curzon used to act to assert strict government veto power and crush nationalist thinking and university. Yes, true. जो कर्जन ने क्या किया इतना अच्छा और कंट्रोल करने के लिए एक्ट लागू कर दिया जिससे कि आप लोग ज़्यादा कोई मतलब आगे ना बढ़े, ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल पता चलता रहे कि हमारे यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो कर्जन ने यूनिवर्सिटी पर ब्रीडिंग रिवॉल्यूशनरी सो रेले कमीशन आया था और रेले कमीशन को और ज़्यादा टाइटन कर दिया गवर्नमेंट कंट्रोल के थ्रू 1902 में। और इसके बेसिस पे हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट आया। तो यस ये ट्रू है। Which pre-independence commission widely regarded as first proposed the blueprint of
10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो अब कौन सा है हमारा, तो सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया था सैडलर कमीशन है। देखो हंटर कमीशन ने प्राइमरी सेकेंडरी को करा, रैली कमीशन के बेसिस पे यूनिवर्सिटी एक्ट आया, ठीक है, और इसके बेसिस पे जो हमारा आया 1970 में 10+2+3 है, ठीक है। तो इन्होंने याद रखना, सैडलर ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी का रिव्यू किया, उसके बेसिस पे इंटरमीडिएट को डिग्री कॉलेज से सेपरेट कर दिया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, कंसेप्ट स्कीम विथ लिस्ट सेकेंड एसोसिएट पर्सन, न्यू तालीम। तो अगर आपको एलिमिनेशन, आप कहोगे मैम हम कैसे याद करें, तो अगर नहीं है कोई बात नहीं, अपना लॉजिक लगा सकते हो, न्यू तालीम महात्मा गांधी। अब देखो ए का सेकंड कहाँ कहाँ है, तो ए का सेकंड 2 जगह है, ठीक है। मैकली से याद रखो इंग्लिश, मैकली ने मिनट वो दिया था ना इंग्लिश, और आपका ये भी है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। तो अगर मैं बात करूं, जो हमारा मैकली है उसने हमारा क्या दिया है, हमारा दिया है इंग्लिश सुपरमेसी, इंग्लिश के बारे में कंसेप्ट है, और याद हो 1813 में आया था, वो 1835 में आया। देन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने की थी, यस ब्रिटिश पॉलिसी थी, ओके। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ऑफ वारदा स्कीम 1937 emphasized that education must be centered around the productive manual craft. This was to ensure that students become self-reliant, school could self फंड। तो अगर आपको पता है यस ट्रू है, महात्मा गांधी ने जो नई तालीम दी थी वो किस लिए दी थी, कि जो हमारा प्रोडक्टिव विविंग सीखे लोग, स्पिनिंग सीखे, ठीक है, जिससे स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट बने और सेल्फ फंड कर सके। तो यस दोनों का बेसिक एजुकेशन हमारी इसी पे फोकस कर रही थी कि स्किल सीख सके और पैसे कमा सके। देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्री इंडिपेंडेंस पॉलिसी एक्सप्लिसिटली क्रिएट द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन एवरी प्रोविंस ऑफ इंडिया। तो कौन सी है पॉलिसी जिसने पब्लिक ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट किया था, तो आपको पता वुड डिस्पैच ने किया था, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेड किया कि जो फॉर्मल डिपार्टमेंट है उसके पब्लिक इंस्ट्रक्शन टू ओवरसी सारे प्रोविंसेस को देखने के लिए पब्लिक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। Then come to the question number 12. The syllabus of the Warda scheme, Basic Education 1937, was drafted by Dr. Zakir Hussain Committee. Yes, it proposed that the medium of instruction is strictly English from class 1 onward. अब देखो, आपको पता है वारदा स्कीम किसने दी थी, कोई मुझे बच्चा बताएगा, गांधी ने दी थी, नई तालीम भी बोलते हैं उसे। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मदर टंग की बोला था, अगर आपको पता हो तो उन्होंने बोला था कि जो हमारे गांधी ने स्ट्रिक्टली बोला था कि मीडियम जो मस्ट भी है वो मदर टंग होना चाहिए। तो योर आंसर शुड बी अ सी। Then come to the question number 13. Arrange the following pre-independence educational milestone करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो अगर आपको क्या कैसे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाता है, जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं हम चार्टर एक्ट से, अगर यहाँ पे चार्टर एक्ट नहीं है तो आपको पता है चार्टर एक्ट कहाँ आया था, सबसे पुराना अगर याद करना हो तो वो आया था हमारा 1813 में, ठीक है। फिर हमारा आया मैकलो, मैकलो आया हमारा उसके 1835 में, ठीक है, क्योंकि हम आज ये पूछा है कल आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 1835 में आया। देन उसके बाद हमारा वुड डिस्पैच आया, वो जो कि कब आया हमारा 1854 में। अब वुड डिस्पैच का है जो मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो वुड डिस्पैच आया, उसके बाद ही हमारा क्या आया था, रिले का आया था, याद रखो। तो वुड डिस्पैच के बाद आया हंटर, हंटर ने क्या किया, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को डिवाइड किया। देन हंटर के बाद आया हमारा पता हो रिले कमीशन, जो कि आपको पता है ये कब आया था, इसमें 1902 में आया था, उसके बेसिस पर इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम बना था, ठीक है। देन हमारा आया सैडलर कमीशन जो कि 1917 में है। तो यस वो डिस्पैच 1854 कौन सा आंसर है, ए, ठीक है। देन हंटर कमीशन, देन रिलाइट कमीशन, देन हमारा सैडलर कमीशन। इससे पहले भी अगर आपको पढ़ना है तो कौन कौन सा पढ़ोगे, चार्टर एक्ट पढ़ोगे, मैकली पढ़ोगे, ठीक है, तो ये भी आप स्टडी कर लेना। Then question number 14. Question number 14 है which of following commission recommended the appointment full-time salaried vice chancellor for the university? Yes, जो सैडलर कमीशन आया है ना हमारा 1917, उसने बहुत सारा दिया है, देखो 10+2+3 दिया है, ठीक है। आप और इसके बाद इसने क्या बोला कि यस एक वाइस चांसलर होना चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. Downward filtration theory was a massive failure in the Indian context. Educated upper class Indian naturally share the Western knowledge with the poor masses. तो आपको पता है फिल्ट्रेशन थ्योरी फेल हुई थी क्योंकि जो
अमीर लोगों को आपने नॉलेज दी थी, उन्होंने जो हमारे पुअर लोग होंगे उनके पास नॉलेज शेयर नहीं करी, तो गैप और ज़्यादा बढ़ गया पुअर और रिच के बीच में। ठीक है, तो एजुकेटेड अपर क्लास नो शेयर नहीं किया, डेट्स सही, आपकी फिल्ट्रेशन थ्योरी फेल हुई है। तो आपको पता है कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है, क्योंकि एजुकेशन एंड लाइट डिड नॉट शेयर देयर नॉलेज विद द मासेज वाइडनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। Then come to the evolution of higher learning and research in post-independence in India. First question की Assassin Radhakrishnan Commission is strongly recommended the establishment of UGC. ठीक है, then reason it wanted to bring all Indian university under the absolute directive political control. देखो राधा कृष्ण कमेटी यस 1940 स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड तो करी थी यूजीसी हो, लेकिन ये क्या करती चाहती थी, ये नहीं चाहती थी कि सारी यूनिवर्सिटी हमारे एब्सोल्यूट और डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल में हो। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी चाहती थी कि यस मेंटेन रहे। तो यस आपका ए ट्रू है और आर आपका फॉल्स है। Then come to the statement second. The Kothari Commission 1964 was the first recommended that the 6% of national GDP to be spent on education. It proposed the standard 10 plus 2 plus 3. तो याद रखना जो राधा कृष्ण है वो हमारी सबसे स्टार्टिंग है इंडिपेंडेंट होने के बाद। ठीक है, उसके बाद मुदलेर आया, उसके बाद कोठारी आया। तो प्लीज इनका ये ज़्यादा नहीं है तो इनका आप पढ़ सकते हो। तो 10 plus 2 plus 3 दिया है, तो यस आपको पता है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, then come to the question number 3. Match the list commission with the list second year of submission. List 3 Radhakrishnan, Mudaliar, कोठारी एंड नेशनल नॉलेज मिशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो राधा कृष्ण है वो हमारा 1948 to 49 में आया था, और जो मुदलेर है वो हमारा कब आया 1953 में। ऐसे याद करो RMK, ठीक है, RMK तो याद रहेगा हमेशा। कोठारी आया हमारा 64 to 66 में। ठीक है, देन नेशनल नॉलेज मिशन जो आया वो हमारा आया कमीशन 2009 में। तो यस इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जो नेशनल नॉलेज मिशन है वो हेडेड बाई सेम पित्रोदा जो कि 2005 से 2009 तक रहा। तो यस ये आंसर आपका करेक्ट। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Which committee virtually reviewed the national policy education 1986 criticized the rising commercialization of higher education. तो yes अगर आपको पता हो तो जैसे हमारा 1986 में ये आई थी ना NEP, तो उसके तुरंत 4 साल बाद हमारी कौन आ गई आचार्य राममूर्ति कमेटी। देखो एक चीज और अच्छे से पढ़ना। अब एक बात बताओ, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में आया, उसका रिव्यू 2009-2016 में तो आएगा नहीं, इतने दिन बाद थोड़ी ना रिव्यू आएगा। रिव्यू जस्ट उसके बैक आफ्टर बैक आएगा। तो यस ये कमेटी इसने क्रिटिसाइज किया था और इसने हाईलाइट भी किया था कि जो रूरल अर्बन एजुकेशन में एक्चुअली और गैप बढ़ता जा रहा है। Then come to the question number 5. The UGC was inaugurated in 1953 but received statutory status by Act of Parliament in 1956. AICTE was established as a statutory body right from the inception in 1945. तो अगर आपको पता हो कि देखो पहला तो हमारा करेक्ट है क्योंकि यूजीसी हमारी इनॉग्रेट हुई थी 1953 में, रिजेक्ट हुई थी 1956 पर AICTE वाला हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये भी जो है 1945 में इसको वैसी थी एडवाइजरी बॉडी थी, लेकिन स्टैच्यूटरी स्टेटस इसको भी बहुत टाइम बाद मिला है जो कि 1987 में मिला है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट। Then come to the question number 6. According to National Graduation Policy 2020, the gross enrollment ratio is higher education is targeted increase 50% of which year. तो अगर आपने पता इन्होंने बोला कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट है वो हमारा किसका पूछ रहा है, हायर एजुकेशन का 50% है। याद रखना जो हमारी स्कूलिंग का 100% करना है और हायर एजुकेशन का 50% है, तो उसका टारगेट है आपका 2035 तक हमारा 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा और जो 2030 तक हमारा 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा स्कूलिंग के लिए। ठीक है, तो इन्हें आप पढ़ लेना। Then come to the question number 7. NEP 2020 proposed to set up a Higher Education Commission of India as a single umbrella regulator for all higher education. Higher Education Commission will perfectly streamline है ना एजुकेशन बाय ऑल्सो रिप्लेसिंग अ रेगुलेटर फॉर द मेडिकल लीगल एजुकेशन। देखो ये चीज तो है, हायर एजुकेशन कमीशन सारी चीजें इसके अंदर आ गई, लेकिन इसके अंदर हमारा मेडिकल और लीगल नहीं आता और सारा आता है। तो यस ये ट्रू है और फॉल्स है क्योंकि एक्सक्लूड कर सका है इसमें, मेडिकल लीगल आज भी इंडिपेंडेंट है।
Then come to the question number 8. NEP 2020 body concept with a core function. अगर हम बात करें तो इस तरीके से तो ABC क्या पता है, अकेडमिक जो क्रेडिट होते हैं उन्हें बोलते हैं ना हम, तो ये हमारे डिजिटल क्रेडिट है, ठीक है। मेरू हमारा रिसर्च फंडिंग है, नहीं मेरू हमारा क्या है, सॉरी, ये मल्टीपल डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। देन NRF क्या है, हमारा रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फंडिंग, ठीक है। और NETF हमारा क्या है, टेक जो आइडिया को एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मेरू मल्टी पर्सनली मेडल, NRF रिसर्च फाउंडेशन और टैग फॉर्म, तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हो। Then come to the question number 9. Which of the very first open university established democratic higher education? Please in the इग्नू मत लगाना, सारे बच्चे गलती करते हैं। हमारी फर्स्ट जो थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है, 1982 में। इग्नू हमारी आई है 1985 में, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन इंडिया इज करेंटली रेगुलेटेड बाई डायरेक्टली बाई इग्नू, तो आपको पता है 2013 तक रही थी, फिर उसमें रेगुलेट होगी। इसकी जगह कौन सा आ गया था, हमारा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आ गया था, DEB। इग्नू लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड एक्टिव एनरोलमेंट, यस ये करेक्ट है। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल जो थी वो इग्नू 2013 तक थे, लेकिन उसके बाद ये डिजॉल्व हो गया था और हमारा क्या आया, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आया, जो कि उसको सारा हैंडल करता है। Then come to the question number 11. Which education system commission is strongly advocated for the common school system to bridge the gap between rich and पुअर? तो आपको पता है ये हमारा कोठारी कमीशन था, उन्होंने बोला कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, कि सारे कास्ट क्लास स्कूल सब एक साथ पढ़ना है। Then come to the question number 12. Statement 1. NEP 1968 officially mandated 3 language form. NEP 1986 introduced Operation Blackboard टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल, तो यस ये दोनों हमारा करेक्ट है। इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, पहली पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया था, ठीक है, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, मतलब इतना तो बेसिक होना चाहिए कि एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। Then come to the question number 13. NEP 2020 mandate the gradual phasing out the system affiliated college. It aimed to every college to develop into autonomous degree granting institution over the 15 ईयर, यस करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि अफिलिएशन हैवली बर्डन कर रहे हैं हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी पे, तो उन्होंने बोला कि सब अपना ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन करो 15 साल, ओवर 15 ईयर्स में। Then concept of question number 14. Concept of pace setting school was later become a Navodaya Vidyalaya for gifted rural Indian was introduced. तो हम सबको पता है जैसे कि जो हमारी राजीव गांधी का एरा था ना, जहाँ देखो इंदिरा गांधी के एरा पे फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, NEP 86 राजीव गांधी के उसमें आई थी, तो हमारा जो सेकंड पॉलिसी है वहाँ पर पेस सेटिंग स्कूल जो रूरल एरिया है उनके बच्चों को टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए नवोदय विद्यालय है, जो कि आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, ओके। Then come to the question number 15. Statement 1. National Knowledge Commission was constituted in 2005 under the chairman of Sam Pitroda. It recommended the establishment of 1500 national university. Yes, turn सही है, 2005 to 2009 था ये, और सेम पित्रोदा थे, इन्होंने 1500 नेशनल यूनिवर्सिटी का बोला था कि यस हमें इतनी हायर करने की और जरूरत है। Then come to the question number 16. Match the list digital portal and list core function. तो अगर आपको पता हो जो शोध गंगा, याद रखिएगा मैंने ऑलरेडी आपको पता है, शोध गंगा में आप क्या कर दो, पूरी PhD थीसिस सबमिट कर दो, ई शोध सिंधु में आपके जनरल्स होते हैं, है ना, मुख आपका स्वयं का प्लेटफॉर्म है, और नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट है, तो यस आपका ए आंसर करेक्ट है। Then come to the question number 7. Value environmental education are supposed to integrated in regular subject under the NEP 2020. Reason: teaching them as a isolated standalone MCQ paper has failed to foster genuine ethical consequences. Yes, आपका गलत है, ये जनरली जो हमारा था पेपर फेल हुआ इस चीज को, क्योंकि आपने इसे जब अलग रखा ना तो लोग क्या करते थे, बस इसको 50% पास होने की चाहिए वो जाकर टिक लगा देते थे, लेकिन जो हमारा असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, क्योंकि अब AP ने क्या कहते हैं मैंडेटरी कर दिया, इंटीग्रेशन अलग से सब्जेक्ट नहीं रखा, सब्जेक्ट के अंदर ही डाल दिया इसे। Then come to the question number 18. Under the structure of overhaul NEP 2020, traditional 10+2 system in school will completely replace by which pedagogical? तो आपको पता अब स्कूल कैसा हो गया हमारा 5+3+3+4, जो कि हमारा एज आपको पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 ईयर टू मतलब फाउंडेशन में आपका 5 लगेगा, देन प्रिपरेटरी आपका 3 और 12 तक का बताया उन्होंने, 3 मिडिल 4 सेकेंडरी, और जो कि हमारा 3 to 18 की एज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 3 से स्टार्ट कर सकते हो आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना।
Then come to the question number 90. National Statement 1. NAC was established in 1994 as an autonomous institution of the UGC. Statement 2. The National Board of Accreditation exclusively accredited general arts and commerce कॉलेज। यस, ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है जो नेशनल बोर्ड अक्रेडिटेशन है वो अक्रेडिट जनरल आर्ट कॉमर्स को नहीं करता, क्योंकि ये हमारा किसको करता है, क्योंकि ये जो एनबीए हमारा है वो हमारा किसके द्वारा, एआईसीटी के द्वारा है। तो इसमें टेक्निकल इंजीनियर प्रोग्राम्स आते हैं, ना कि हमारा आर्ट्स वगैरह आता है। ठीक है, तो यस, पहला हमारा नेक 1994 सही है और ये हमारा गलत है। Then come to the question number 20. Yashpal Committee Report 2009 title Renovation Rejuvenation of Higher Education strongly recommended. तो ये क्या रिकमेंडेड किया था, तो जो यशपाल कमेटी आई थी ना 2000 में, उन्होंने बोला कि यस जो यूजीसी एआईसीटी एनसीटी उसको सिंगल ओवररीचिंग कमीशन में कर लेना चाहिए, जैसे कि आज की डेट में एनईपी 2020 में आ गया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। देन ओरिएंटल एंड कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग लिस्ट लर्निंग सिस्टम है विथ लिस्ट। सेकंड कोर करैक्टरिस्टिक है। देखो ओरिएंटल कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन, अगर बात करें ओरिएंटल क्या होता है, जो पुराना जो हम एशियंट हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए पढ़ते हैं वो हमारा ओरिएंटल होता है। ए का सेकंड कहाँ है, ए का सेकंड दो जगह है। देन कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन होता है टीचर सेंटर, जैसे बीए हो गया, बीबीए बीए हो गया, आपका बीटेक हो गया, ये सारा हमारा कन्वेंशन प्रोग्राम है। ठीक है, देन हमारा टीचर सेंटर। नॉन कन्वेंशन हो गया हमारा लर्निंग सेंटर, जो आज की डेट में स्टार्ट करे जा रहे हैं। तो यस, आपका आंसर क्या है, ए है। ओरिएंटल फोकस ऑन एशियन, कन्वेंशन फोकस ऑन रिजिड टीचर सेंट्रिक, नॉन कन्वेंशन इज मॉडर्न फ्लेक्सिबल लर्नर सेंट्रिक। Then come to the question number 2. Which of the following is a pioneer institution of Oriental Research of India by Sir William Jones 1784? तो कौन था है, तो आपको पता है कि जो इंस्टीट्यूशन ओरिएंटल रिसर्च जो सर विलियम जोन्स ने 1784 में दिया था वो हमारा एस्थेटिक सोसाइटी कोलकाता है। तो एस्थेटिक सोसाइटी फाउंडेड 1784, सबसे पुराना ये है। ठीक है, इसमें हम एशियन हिस्ट्री, आर्ट, साइंस, लिटरेचर के बारे में स्टडी करते थे। Then come to the question number 3. Non-conventional learning program break the boundary. The classroom have flexible age limit. Yes, true है। SWAYM and NPTEL प्राइम एग्जाम्पल नो ये कन्वेंशनल के नहीं है, नॉन कन्वेंशनल के हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है और हमारा जो सेकंड है वो हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये हमारे नॉन कन्वेंशनल कहलाते हैं। देन तो देखो क्वेश्चंस को पढ़ना कितना आपको जरूरी है प्रॉपर, नहीं तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। असर्शन द कन्वेंशन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज बीन हैवीली क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रमोटिंग रोट लर्निंग एंड इट इज द हैवीली रिलायंट ऑन समेटिव असेसमेंट, ट्रीट स्टूडेंट एज ए पैसिव कंज्यूमर ऑफ नॉलेज। अभी ये क्या बोला है कि अगर ये दोनों ट्री हैं, क्योंकि आपको पता है कन्वेंशन एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का वो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, रोट लर्निंग है, जस्ट पढ़ो और एग्जाम दो। ठीक है, और ये हैली किस पे, समेटिव असेसमेंट पे, जिसे एज ए पैसिव कंज्यूमर ऑफ नॉलेज है। तो यस, दोनों हमारे करेक्ट है। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लोकेशन। तो अब आपको कैसे करना है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है जिसमें अल्लाह के बारे में, वो हमारा पटना के अंदर है। तो बी का थर्ड कहाँ पे, और बी का थर्ड हमारा एक जगह, तो इस तरीके से भी लगा सकते हो। जो बोरी है हमारा, ठीक है, वो कहाँ पे हमारा है, वो है हमारा पुणे में। और याद रखिएगा जो ये हमारे महाभारत को इसने वो किया था। देन एस्थेटिक सोसाइटी अभी मैंने आपको बताया कोलकाता में। ठीक है, तो आपका आंसर बी सही है। तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, खुदाबख्श पटना में, एस्थेटिक कोलकाता में। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। फॉलोइंग कोर्स तो आपको पता है बीएससी फिजिक्स कन्वेंशन है, म्यूसोलॉजी यस नॉन कन्वेंशन है, एथिकल हैकिंग नॉन कन्वेंशन है, एमबीबीएस भी हमारा कन्वेंशन है। तो बी और सी कहीं दे रखा है, यस आंसर है हमारा बी। ठीक है, then come to the question number 7, oriental learning program in India currently suffer from massive lack of modern career placement. Reason they focus primary preserving ancient knowledge, Pali, Prakriti, Sanskrit and ideology. तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो दोनों ट्रू हैं। ट्रू क्यों है, क्योंकि ओरिएंटल प्रोग्राम क्या है इस टाइम मॉडर्न करियर प्लेसमेंट में वो फिट नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि एक तीन लैंग्वेज में फोकस करता है, पाली, प्रकृति, संस्कृत में। ठीक है, क्योंकि एशियंट स्क्रिप्चर आपका अलाइन नहीं कर रहे हैं मॉडर्न कॉर्पोरेट जॉब रिक्वायरमेंट से। Then come to the question number 8.
Under the NEP 2020 to revival Oriental learning, government proposed setting of National Institute for which the following classical language। तो आपको पता है जो ओरिएंटल लैंग्वेज है, प्लीज इसको पढ़ लेना कि ये पाली, पर्सियन एंड प्रकृति 3 लैंग्वेज में उसने न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बूस्ट करा है, ओरिएंटल और हेरिटेज लर्निंग के लिए। Then come to the question number 9. Conventional learning program strictly allows students to mix and match interdisciplinary credit. The pedagogy and conventional learning is predominantly chalk and talk. तो आपको पता है pedagogy में chalk and talk होता है क्योंकि हम चिल्ड्रन को स्टडी कराते हैं, पर कन्वेंशन में हमारा मिक्स नहीं है। ठीक है, सिंपल है। तो फॉल्स है बिकॉज कन्वेंशनल लर्निंग रिजिड है, जैसे फिजिक्स स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी द हिस्ट्री। ओके, ट्रू है chalk and talk इन द ट्रेडिशनल मेथड। Then come to the question number 10. भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपको पता पुणे में, ये किसके लिए फेमस है? एडिशन के लिए। तो याद रखना ये महाभारत की एडिशन के लिए फेमस है। ठीक है। Then come to the question number 11. Open and distance learning MOOC प्लेटफॉर्म है कि एक्सट्रीमली लो कंपटीशन रेट। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग रिक्वायर हाई सेल्फ डिसिप्लिन लेकिन द फोर्स पीयर प्रेशर कन्वेंशनल क्लासरूम। तो या आपको पता है कहीं ना कहीं लो कंपटीशन रेट है क्योंकि इसको करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि आपको कोई आपके ऊपर क्लास तो है नहीं कि टीचिंग आपको फोर्स करके कर देगा। तो येस आपका ट्रू है, बट लेस देन सिर्फ 5% कम्प्लीटली लो कोर्स कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं है जो आपको फोर्स कर सके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. इसमें देखना ग्रांटोलॉजी बिकम मैथमेटिक्स। तो इसमें से कौन सा ओरिएंटल है, कौन सा कन्वेंशन है, कौन सा नॉन कन्वेंशन है। देखो अगर मैं बात करूँ बीकॉम, कहीं में जाओ बीकॉम को लगाओ कन्वेंशन में। ठीक है, ओरिएंटल क्या होता है? हमारी पुरानी प्रिजर्वेशन जो हेरिटेज होती है, तो वो हो गया हमारा वैदिक मैथ्स, एंड ग्रांटोलॉजी हो गया हमारी नॉन कन्वेंशन लर्निंग। तो याद रखिए ग्रांटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एजिंग। ओके। Then come to the question number 13. Which of the following body established the national mission for the manuscript in 2030 to unearth and preserve oriental learning text? तो कौन सी है? तो आपको पता है जो नेशनल मिशन अनक्रिप्ट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। तो लॉन्चेड हुई थी हमारी 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर टू preserve इंडिया वास्ट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्टिव हेरिटेज। Then come to the question number 14. Non-conventional learning focus purely on summative evaluation rather than the continuous assessment. True non-conventional digital learning face a massive infrastructure deficit in rural India. तो अगर आपको ये पता है तो पहली बात तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि इसने क्या बोला कि नॉन कन्वेंशनल फोकस कर रही है प्योरली समेटिव। नहीं, नॉन कन्वेंशनल तो हमारी इस पर फोकस करती है कंटिन्यूस फॉर्मेटिव पे। ठीक है, और सेकेंड आपका ट्रू है। कहीं ना कहीं फंड स्पीड भी चाहिए, इंटरनेट मिस हाई स्पीड चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं विलेजेस में मिसिंग है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेज खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी मेजर सेंटर ऑफ इस्लाम पर्सियन एंड अरबिक स्टडी। तो अभी आपको पता है ये पटना में है। ठीक है, तो यार प्लीज इसको ऐसे या कर लो कि पटना बिहार में, कभी कभी वो लोकेशन आपसे पूछ लेता है। देन अब हम आते हैं प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन। पहला स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रिपेयर लर्नर फॉर द स्पेसिफिकली लीगल रेगुलेट प्रोफेशन रिक्वायर लाइसेंस टेक्निकल एजुकेशन इंडिया सोले रेगुलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो अगर आपको पता है पहला तो ट्रू है क्योंकि आपको लाइसेंस की जरूरत है, और जो हमारी यूजीसी है तो वो टेक्निकल हमेशा याद रखना किसके द्वारा गवर्न है, एआईसीटी के द्वारा है, ना कि यूजीसी के द्वारा है। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है। ओके। Then come to the question number 2. Match the list statutory body with the professional regulator NMC, BCI, NCT, PCI. तो the Pharmaceutical Council of India फार्मेसी हो गया, NCT नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन हो गया, देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा क्या हो गया। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा आएगा बी का, जो बी का आएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया हम किसके लिए करते हैं, लॉ के लिए करते हैं। ठीक है, देन एनएमसी हमारा जो होगा वो आज का आएगा मेडिसिन के लिए, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो यस एनएमसी मेडिसिन जो कि हमारा रिप्लेस किया है इन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है अभी। बीसीआई हमारा बार काउंसिल लॉ के लिए, एनसीटी हमारा टीचर एजुकेशन के लिए, पीसीआई हमारा फार्मेसी के लिए। ठीक, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3.
NSQF shifts the focus of the education from what you have studied to what you can actually do. NSQF recognize qualification based purely on number of hours spent in classroom. तो देखो ये तो हमारा ट्रू है क्योंकि ये फोकस कर रहा है कि जो आप एक्चुअली में सीख रहे हो उस पर फोकस कर रहा है, लेकिन ये प्योरली नंबर आवर्स के बेसिस पे नहीं है क्योंकि NSQ ऑर्गेनाइज करता है लेवल बेस्ड ऑफ लर्निंग आउटकम, कंपिटेंसी, ना कि आपका क्लासरूम अटेंडिंग आवर्स को देखता है। तो यस, आंसर सी सही है। Then come to the question number. According to National Skill Qualification Framework, Level 7 is strictly equivalent which of following qualification. तो अगर आपको पता हो इन्होंने हमारे लेवल्स दिए हैं, लेवल 4 टू लेवल 10, ठीक है। तो जो लेवल 4 है बस आप यही याद रखना है वो 12th से स्टार्ट है, ठीक है। लेवल 4 12th से स्टार्ट है। लेवल 5 हमारा क्या हो गया, डिप्लोमा हो गया। देन लेवल 7 हमारा डिग्री हो गया। लेवल 8 हमारा पोस्ट डिग्री हो गया। और लेवल हमारा जो 10 है वो हमारा PhD होता है। अब उसने क्या पूछा, लेवल 7, तो आपको पता है लेवल 7 हमारा होता है डिग्री, ठीक है। तो इन लेवल को याद रखना, लेवल 4 से 12, देन लेवल 5 डिप्लोमा, लेवल 7 बैचलर डिग्री, लेवल 8 पोस्ट एंड लेवल 10 PhD। Then come to the question number 5. Which overreaching regulatory body created by Government of India regulate the entire vocational education and skill training ecosystem? तो आपको पता कौन सी है, NCVT है, ठीक है। NCVT की नेशनल काउंसिल फॉर वैल्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये सारा वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग को देखती है। Then come to the question number 6. Under the NSQ और नेशनल स्किल जो फ्रेमवर्क है हमारा, what does the abbreviation of RPL? अब RPL का क्या है, तो RPL का होता है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लैंग्वेज। अगर आपको पता हो, असेस करता है कि जो आपने इन्फॉर्मली स्किल लिया है, जो आपके पास है, ठीक है, उसके बारे में ये देखता है। Then come to the question number 7. BVOC is a 3-year degree program that allow multiple entry and exit. Yes, BVOC आपको पता 2013 में आया था। A student exit after successfully completing 1 year BVOC awarded advanced diploma. तो yes, जो हमारा स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। तो आपको पता है जब आप 1 साल के बाद अगर एग्जिट करते हो, ठीक है, तो आपको डिप्लोमा मिलता है। अगर 2 साल के बाद एग्जिट करते हो तो एडवांस डिप्लोमा मिलता है। प्लीज इन चीजों को करेक्ट कर लेना, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Under the NEP 2020, there will be no hard separation between academic and vocational stream. The policy aims to integrate the vocational education into mainstream education starting from the class 6. तो आपको पता है ये दोनों ट्रू है, क्योंकि कोई सेपरेशन नहीं रखा, इंटीग्रेट कर दिया सिलेबस के साथ, ठीक है। क्योंकि जो सिलो थी ना उसको खत्म कर दिया, क्लास 6 से स्टार्ट है। और क्योंकि जो स्टिग्मा है ना वोकेशनल को लोग अभी भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। Then come to the question number 9. Which of the following domain fall under the regulatory purview of AICT? तो कौन सा है, इंजीनियर, फार्मेसी, मैनेजमेंट, मेडिकल। तो याद रखना AICT के अंदर क्या आता है हमारा, AICT के अंदर देखो इंजीनियरिंग आएगी, ठीक है। और याद रखना जो हम सारे स्टूडेंट जितने भी हैं MBA के, मैनेजमेंट भी आएगी। देन आपका मैनेजमेंट भी आएगा, ये भी आएगा, और क्या आएगा आपका फार्मेसी आएगी, ठीक है, लेकिन मेडिकल नहीं आएगी। तो यस, बी को आप अच्छे से कर दो, फार्मेसी मैनेजमेंट होगी, जो मेडिकल है वो हमारा NMC के थ्रू हैंडल होता है। तो यस, ABC। Then come to the question number 10. NEP 2020 set a crucial target that by year at least 50% learners through the school higher education system shall have exposure to vocational education. तो आपको पता है ये जो हमारा है ये 2025 का, जो कि निकल भी गया, ठीक है। 2020 में 50% उन्होंने बोला कि वोकेशनल एक्सपोजर होगा 2025 तक। तो यार देखो वोकेशनल का 2025 है और हायर एजुकेशन का 2035 है 50%, और 2030 में 100% स्कूल का है। तो इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. NSQF लेवल एंड एकेडमिक इक्विवेलेंस। तो अगर मैंने आपको बताया था जो लेवल 4 है वो हमारा 12 है। फिर आप इस सिस्टम में देखो एक याद कर लो, लेवल 4, ठीक है, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेवल 4 12th हो गया, लेवल 5 क्या हो गया हमारा, अब देखो ए का सेकंड कहीं दिखाई दे रहा है, 2 जगह, ठीक है। लेवल 5 क्या हो जाएगा आपका, डिप्लोमा। लेवल 5 कहाँ है, डिप्लोमा। ए का 4 ए का सेकंड, बी का 4 कहीं है, ए का सेकंड, बी का 4 इसी में। तो पहले तो ये करेक्ट है। देन 6 में हमारा अब क्या आएगा, लेवल 6 की बात करूं तो उसमें आएगी डिग्री, ठीक है। लेवल 7 में आएगी डिग्री, एंड लेवल 8 में आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड लेवल 10 में आएगा PhD। तो लेवल 8 में क्या होगा, इसका मतलब PG आ गया, क्योंकि लेवल 7 में डिग्री है। देन लेवल 10 में आपका PhD आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हो, ओके। Then come to the question number 12. National Medical Commission was established 2020 to replace highly criticized Medical Council of India. ठीक है, yes.
लीगल एजुकेशन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय न्यूली प्रपोज हायर एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। तो पहला तो सही है कि नेशनल मेडिकल जो कमीशन था वो हमारा रिप्लेस होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, पर लीगल वाला अभी हमारा इसके अंदर नहीं आया, इसका सेपरेट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका गलत। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। 10-day बैगलेस पीरियड प्रपोज बाई NEP 2020 फॉर स्कूल स्टूडेंट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रॉमिटिंग। तो अगर आपको पता है 10 डे किसको प्रमोट कर रहा है, वोकेशनल एंड एजुकेशन ऑफ लोकल ट्रेड्स को, ठीक है। तो ये कोपेंटर हो गए, प्लोटर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, तो आप क्या करोगे, 6 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 to 8 विल पार्टिसिपेट इन 10 डे बैगलेस पीरियड इन टर्म्स विद द लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट। Question number 14. Assessment. In India, vocational education historically suffered from massive social stigma. Reason, it was viewed mainly as a backup option for the student who fail academically in conventional डिग्री। तो देखो आपका ये दोनों थ्रू है कि इंडिया क्या करे, कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है, एक सोशल स्टिग्मा है, लोग अभी भी बीटेक एमबीए को ही अच्छा मानते हैं, बीवॉक को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोग समझते हैं बैकअप ऑप्शन है, जब आपने कि अदर स्ट्रीम में अगर फेल हो जाते हो तो आप जाके बीवॉक कर लो। तो यस ट्रू है, जर्मनी में इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। Then come to the question number 15. Which statutory body hold the ultimate authority to regulate maintain standard B.Ed and M.Ed? तो मैंने आपको बताया टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन सी हमारी बॉडी है, हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, ठीक है, याद रख लेना। Then come to the question number 16. Statement 1. Technical education focus strictly on the practical application of the basic science, mathematics, engineer principle. Statement 2. Skill-based education focus on hand-on, job-specific training for immediate applicability. तो yes, इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें कि टेक्निकल एजुकेशन किस पे फोकस कर रहा है, साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियर पे, स्किल बेस हमारा किस पे कर रहा है, हैंड ऑन पे, तो ये हमारा सही है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। प्रोफेशन एंड रेगुलेटर कौन कौन है, देखो आर्किटेक्चर, नर्सिंग, लॉ, फार्मेसी। तो लॉ का आपको अभी पता है, मैंने आपको पता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सी का अगर सेकंड भी पता है तो दो जगह, फार्मेसी हो गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सी का सेकंड, डी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फोर्थ, तो अभी यही वाला मैच कर रहा है, ठीक है। ए का आर्किटेक्चर क्या है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, देन हमारा नर्सिंग का है INC, ठीक है। तो याद रखिएगा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ये नर्सिंग के लिए, BCI लॉ के लिए, फार्मेसी PCI, तो बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। AICT is the sole grant giving agency for all general degree university in India. AICT granted statutory status in 1987 to regulate the technical। तो आपको पता है ए फोर्स है, क्योंकि सिर्फ UGC देती है सबको ग्रांट, ठीक है, AICT नहीं देती, पहली बात तो, और ये ट्रू है क्योंकि स्टैच्यूटरी स्टेटस को 1987 में मिला है, तो ए ट्रू सॉरी ए फोर्स है हमारा, आर ट्रू है, मतलब डी होगा इसका, ठीक है, ठीक है। Then come to the question number 19. What is the primary objective of recognition of prior learning under the NSV? तो क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्या करता है, ऑफिशियली सर्टिफाइड कर रहा है इनफॉर्मली, जो आपने इनफॉर्मली अपनी स्किल को एक्वायर किया है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको आपको ये सर्टिफिकेशन देगा, ठीक है। तो यस, अनसर्टिफाइड मशीन विद 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको वो एकेडमिक डिग्निटी। Then come to the question number 20. Under the NEP 20, proposed umbrella regulated HICE will be govern all domain, highly education excluding, किसको एक्सक्लूड करता है, तो याद रखना मेडिकल लीगल नहीं आता और सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है, ठीक है। देन वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन की बात करूंगी मैं, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अरेंज द 5 स्टेज ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट, कैसे करते हैं, याद रखना ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है आपके, कि पहला स्टेटमेंट क्या करोगे, रिसीविंग, पहले आप क्या करोगे, सुनोगे, देन फिर क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, इंटरेक्ट करोगे, ठीक, फिर उसको ऑर्गेनाइज करोगे, देन करेक्टराइज करोगे। तो यस, आपका सीक्वेंस ये सही है, रिसीविंग मतलब सुनोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, वैल्यू करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, देन करेक्टराइजेशन करोगे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Statement 1. Environmental study was made a compulsory subject of undergraduation level mandate from the UGC in 1956. Supreme Court of India mandate compulsory EVS following MSc Mehta case. तो पहले याद रखो कि ये हमारे UGC ने नहीं दिया था, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो आपका ये फॉल्स है, डी फॉल्स है, ठीक है, और आपका सेकंड वाला करेक्ट है, ओके।
Then come to the question number 3. In the context of value education, which is the status involve the learner integrated new value into their existing belief system and prioritizing. अब इसने steps पूछ लिया कि कौन सा है जो आप क्या करो, कौन सी stages से learner क्या करता है, जो new value को अपने existing belief system में करता है. तो प्लीज इसको रखना ऑर्गेनाइजिंग होता है. देखो क्यों, क्योंकि रिसीविंग में सिर्फ आपने सुना, इसमें इंटरेक्ट करा, अब इसको अपने एग्जिस्टिंग बिलीविंग के सिस्टम के बेसिस पर कर दिया और करेक्टराइज में आपने एप्लीकेशन कर दी. ठीक है, फोर्थ स्टेज है. Then come to assertion. NEP 2020 value and environmental education should be taught as an isolated standalone subject. Teaching them as an isolated subject ensure the student memorize them better. MCQ. देखो पहली बात तो NEP ने इसको आइसोलेटेड नहीं किया, इसने NEP ने इसको तो इंटीग्रेट किया, तो ये हमारा गलत है. और टीचिंग देम आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं कराना, ये पहले था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन बाद में इसको अबॉलिश कर दिया गया. तो दोनों हमारे स्ट्रिक्टली रॉन्ग हैं. Then come to the question number 5. The global framework and the objective of environmental education, awareness, knowledge, attitude, skill, participation were established in which historical conference? तो आपको पता है कौन सा है, तिब्लिसी डिक्लेरेशन, जो कि 1977 में आया था. इन्होंने यूनेस्को में फंडामेंटल गोल बनाए थे, जो 5 कोर ऑब्जेक्टिव किसके थे, हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन ग्लोबली के बेसिस. Then come to the question number 6. Match list value domain and list core action. तो अब हमारे 3 हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर. देखो कॉग्निटिव क्या होता है, हमारा हेड, याद रखना दिमाग की चीजें जो होती है, नोइंग व्हाट इज द राइट. अफेक्टिव होता है हमारा इमोशनल, फीलिंग, जिनसे आप अफेक्ट होते हैं, फीलिंग. देन साइकोमोटर होता है अब आपके डूइंग द राइट थिंग, जैसे किसी के थ्रू आप करते हो. तो यस आपका आंसर क्या है, ए. तो हेड है, फीलिंग साइकोमोटर है, बिहेवियर डूइंग, ये 3H फॉर्मूला है लर्निंग का. ठीक है, तीनों चीज. Then come to the question number 7. Value education is merely inform student about the moral value. The ultimate goal of value education is characterization where the value become permanent lifestyle. तो आपको पता है पहली बात तो ये फेल्स है, क्योंकि इसमें हम जो वैल्यू एजुकेशन merely inform student, नो मोरल वैल्यू का नहीं है. और यस हम इसका क्या है, करेक्टराइजेशन करना है. तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, वो ट्रू है. ठीक है, फिफ्थ है. तो वैल्यू एजुकेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव नहीं है, याद रखना. वैल्यू को हम ट्रांसफर करते हैं. तो आपका क्या है, स्टेटमेंट जो हमारा 1 है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट है. Then come to the question number 8. Which committee appointed in 1999 strongly recommended making value education as an integral part of the school university curriculum? Combat Merrill Declaration. तो कौन सी कमिटी है, यस हमारी छावन कमिटी है. याद रखना SB छावन कमिटी स्पेशली कंस्टिट्यूट हुई थी इंडिया पार्लियामेंट में, सजेस्ट किया था इसने वैल्यू एंड एजुकेशन सिस्टम. Then come to the question number 9. Environmental education aim to provide student skill to identify solve environmental problem. ठीक है, तो ये तो हमारा सही है. देन रोट मेमोराइजेशन इकोलॉजिकल टर्म परफेक्टली अचीव गोल, नो रोट नहीं है इसमें, प्लीज इसको करेक्ट करो. ठीक है, तो ये रोट नहीं है, ये एंटायर प्रैक्टिकल पर्पज के बेसिस पर होती है इन्वायरमेंटल एजुकेशन. तो यस आपका सी है, ए ट्रू और फॉल्स है. Then come to the question number 10. In the 5 stage of value education, what is the responding stage? तो आपको मैंने बताया ना, पहला हमारा होता है जो स्टेज सेकंड होती है जिसमें आप इंटरेक्ट करते हो. तो पहला होगा रिसीविंग, जिसमें लिसनिंग कर रहे हो, तो ये तो होगा नहीं. एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा. ठीक है, स्टूडेंट आपको सुनने के बाद अब उसमें इंटरेक्ट करते हैं, उसे रिस्पॉन्डिंग. Then come to the question number 11. Which of the following value are explicitly enriched in the primal of Indian Constitution or promoted through the value education? तो याद रखना कौन कौन सी है. देखो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी. कैपिटलिज्म नहीं है, तो यस हमारा है ABD. ठीक है. Then come to the question number 12. Environmental education is an interdisciplinary field. It integrates the concept from the biology, chemistry, physics, ecology, earth science and human geography. तो yes हमारा ये correct है. ठीक है. Then come to the question number 13. Human value are universally applicable. ट्रूथ, लव एंड पीस. ठीक है, जो ह्यूमन वैल्यू है. देन स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, प्रोफेशनल वैल्यू जो है आपकी वो स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर प्रोफेशन, मेडिकल, एथिक्स एंड डॉक्टर. तो अगर हम इसकी बात करें तो यस दोनों करेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू क्या करती है, ट्रांसजेंड द बाउंड्री. प्रोफेशनल क्या, एथिक्स बाउंड है कि स्पेसिफिक वर्क प्लेस जिसका रहेगा उसके बेसिस पर उसको प्रोफेशनल एजुकेशन दी. Then come to the question number 14. According to Tbilisi Declaration, which is the following not a 5 core objective of environmental education? तो उसके अंदर उसके बेसिस पे इसने पूछा है, तो कौन सा नहीं है. देखो एटीट्यूड,
यस पार्टिसिपेशन है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता यार, एक्सप्लॉइटेशन कैसे कर लेंगे। तो 5 4 एग्जाम्पल क्या है, अवेयरनेस है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, स्किल है, पार्टिसिपेशन है। एक्सप्लॉइटेशन हमारा अपोजिट है इन्वायरमेंटल गोल का। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मैच द EBS कंसेप्ट विद द फैक्ट। तो MC मेहता केस था, उसने याद रखना सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे आया, ठीक है। तो A का 3 कहीं दिखाई दे रहा है, 2 जगह। अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 51 है वो हमारा क्या कह रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो अब B का सेकंड कहाँ है, ये रहा। देन C का 6 मंथ मॉड्यूल हमारा है मैंडेट बाई UGC इन 2003, ठीक है। तो SC ने मैंडेट किया था मेहता केस, आर्टिकल 5 में फंडामेंटल ड्यूटी प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, 6 मंथ मॉड्यूल में UGC इम्प्लीमेंटेशन करी थी। हम कौन से टॉपिक के PYQ करने वाले हैं, हम करने वाले हैं पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। Then come to the first question. Match list university body and with the core function. First Senate Code, then Syndicate Executive Council, then Academic Council and Board of Study. अब ये इसमें से ये बताना है कौन क्या करता है। याद रखेगा सिंडिकेट क्या है, एक सुप्रीम बॉडी है, ठीक है। और वो क्या करती है आपका वो करेगी आपके बजट को अप्रूव करेगी, ठीक है। तो जो हमारे सेनेट कोड जो है वो हमारा किसको अप्रूव करता है, बजट को। देन सिंडिकेट क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो आपको पता है ये जितना भी आपका फंड होता है, फैकल्टी हायरिंग, फायरिंग, सारा काम सिंडिकेट का, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सब काम ये करती है। देन अकेडमिक काउंसिल की बात करूं तो अकेडमिक काउंसिल क्या करता है, सिर्फ आपके सिलेबस और एग्जाम के बारे में बताता है। एंड बोर्ड ऑफ स्टडी क्या करता है, आपका ड्राफ्ट करता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट करिकुलम, जैसे हिस्ट्री हो गया उसके बारे में। तो याद रखिएगा सेनेट हमारा पूरा क्या करेगा, तो अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता है सेनेट क्या सुप्रीम बॉडी है, मतलब वो बजट देखेगी। सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव पावर हाउस है, वो हायरिंग फायरिंग आपको जो भी फंड है वो सारा हमारा सिंडिकेट देखता है। अकेडमी में हमारा सिलेबस होगा एंड हमारा जो लास्ट है बोर्ड ऑफ स्टडी वो सब्जेक्ट लेवल करिकुलम देखेगी। Then come to the statement first. Education was originally a state subject but was moved into the concurrent list and by the 42nd amendment, constitutional amendment in 1976. Entry 66 is the union list, give the state government has the power to determine the standard in higher education. तो देखो पहली बात तो आपको पता है कि पहले हमारा एजुकेशन क्या आता था, स्टेट सब्जेक्ट में आता था, लेकिन अब करंट लिस्ट में हुआ था, जिससे मिनी अमेंडमेंट होता है ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमारा करेक्ट है। अब इन्होंने बोला एंट्री 66 है कि यूनियन लिस्ट है जो देती है स्टेट गवर्नमेंट द पावर। नो, यूनियन हमेशा सेंट्रल होता है, याद रखना। स्टेट का स्टेट होता है, यूनियन सेंट्रल होता है, कंकरेंट हमारा दोनों होता है। तो यस ये वाला आपका रॉन्ग कर दिया क्योंकि उसने यहाँ पे स्टेट दे दिया, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज अ wrong. Then come to the question number 3. Assertion: the syndicate or executive council is considered the ultimate powerhouse of university day-to-day administration. It holds the supreme power to dictate academic syllabus and research design. अगर मैं बात आपको एक क्वेश्चन ये करूँ तो सिंडिकेट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके पास ये तो पता है कि पावर हाउस है, वो हायरिंग कर सकती है, फायरिंग कर सकती है, ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपका ये तो ट्रू है, बट ये एकेडमिक सिलेबस पे नहीं करती, वो हमारा बोर्ड ऑफ स्टडी करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये हमारा ट्रू है, फंड प्रॉपर्टी सब मैनेज करती है, लेकिन ये सिलेबस को डिक्टेट नहीं करती है, एकेडमिक काउंसिल करती है एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट को बोर्ड ऑफ स्टडी करती है, ओके। Then come to the question number 4. Statement 1. The President of India act as a visitor for all central university, appoint their Vice Chancellor. The Chief Minister of State act as a ex officio Chancellor for all state university. तो आपको पता है President of India act as a visitor of central university and appoint Vice Chancellor. तो आपको पता है पहला तो आपका ट्रू है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो आपको याद होना चाहिए चीफ मिनिस्टर नहीं होता, गवर्नर होता है एक्स ऑफिशियो चांसलर का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को मिक्स कर देगा। तो फर्स्ट तो हमारा ट्री है। आपने जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आपने देखा होगा जब हमारा लास्ट में वो प्रोग्राम होता है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, हम लोग के यहाँ। लेकिन जो स्टेट है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वो होता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से आपके क्वेश्चनों में ट्रैप करा गया है। तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा।
Then come to the question number 5. Under which section University Grant Commission 1956 the status of deemed to be university granted to high performing institution? अब देखो कभी कभी आता है इस तरीके से, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा यूजीसी एक्ट पढ़ लो, ठीक है, तो कभी आता है, लेकिन ये सेक्शन 3 है हमारा जिसने इम्पार किया सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन एडवाइस ऑफ यूजीसी टू डिक्लेयर इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो सेक्शन 3, ठीक है। Then come to the question number 6. Which is the oldest, highest advisory body established in 1920 to advise both central and state government on matter of education? कौन सी है oldest body, highest advisory body? तो आपको पता हो ये हमारी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो आपको पता है ये एडवाइजरी बॉडी इट वाज इस्टेब्लिश इन 1920, फिर ये डिजॉल्व होगी 1923 में, फिर ये रिवाइव हो गई 1935 में। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। 1920 में आई, फिर ये 1923 में डिजॉल्व हुई, 1935 में फिर से आई। ये हमारा पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज्यादा उनको सेव करने में ये मेजर रोल प्ले करता है। Come to the question number 7. Under the administrative overhaul proposed by NEP 2020, the complex Senate syndicate system in higher education institute will eventually replaced by independent. अब ये बोला है कि किसने इसको रिप्लेस कर दिया है, तो आपको पता है ये सारा हमारे किसने रिप्लेस कर दिया, सारे सिंडिकेट हो गए, आपके सेनेट हो गए, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने कर दिया। अगर आपने पढ़ा होगा एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी गवर्न बाई हाईली इम्पावर्ड इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बाई 2035. Then come to the question number 8. Match list 1 administrative role लिस्ट फिर प्राइमरी फंक्शन। अब ये हमारा रोल बताएगा, देन उसके बेसिस पे आपका प्राइमरी फंक्शन है। तो देखो चांसलर का रोल क्या होता है, आप याद रखना चांसलर क्या होता है, सिर्फ टिटुलर हेड है, मतलब सिर्फ नाम का हेड होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखता, वो एज ए विजिटर होता है, कोई सेरेमनी होती है तब वो विजिट करता है, ठीक है। देन वाइस चांसलर की बात करूं तो वाइस चांसलर जो होता है हमारा प्रिंसिपल एकेडमिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मतलब जो जितना सारा यूनिवर्सिटी मैनेज करती है सब वाइस चांसलर करता है। जितने लोग भी यूनिवर्सिटी में होंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको टैकल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रजिस्ट्रार सारा हमारा लीगल रिकॉर्ड, आपने देखा होगा हमारे यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रार होते हैं वो सारा पूरे टाइम पेपर वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो यस आपका आंसर हो गया चांसलर टिटुलर, सेरेमनी हेड, वाइस चांसलर एक्चुअली रन यूनिवर्सिटी डे टू डे एंड रजिस्ट्रार हैंडल ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। देन कम टू द question number 9. Central university are legally considered more autonomous and better funded than state university. Central university are established by the Act of Parliament, receive direct funding from Ministry of Employment via the UGC. यस आपने देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिर भी फार बेटर है, अगर आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो वहाँ की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, मोर ऑटोनॉमस है देन द स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो डायरेक्ट फंडिंग मिलती है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। यस दोनों ट्रू है, ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटी में हमेशा बजट डिफिशिएंट रहता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. An institution must be at least 20 year old, have a NAC A grade to apply for deemed university, ठीक है। Then private university are established by state act and do not have the power to affiliate other college. Yes ये भी आपका करेक्ट है। yes अगर आपका 20 years old हो गया इंस्टीट्यूशन का, तो अगर आपका नाक A ग्रेड है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाई स्टेट एक्ट एंड डू नॉट पावर टू अफिलिएट अदर। यस प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर हुई है स्टेट एक्ट तो वो किसी कॉलेज को अफिलिएट नहीं कर सकती, ओनली इसको स्टेट और सेंट्रल ही रन कर सकते। देन अब हम आते हैं डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन करंट पोर्टल, क्योंकि देखो करंट अफेयर भी पूछ लेता है वो, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर एंड ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूजीसी इज लोकेटेड इन। तो सबको पता है, ये हमने आईसीटी में पढ़ा, ये हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा कि ये हमारा गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात में। प्लीज ये किसी भी रिस्पेक्ट में आपको पूछ लेता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. मैच लिस्ट डिजिटल पोर्टल विद द लिस्ट सेकंड प्राइमरी फंक्शन। शोध गंगा, अभी मैंने आपको सच बताया है, शोध गंगा मतलब बहुत बड़ा पीएचडी थीसिस है। शोध गंगोत्री में आपका स्नॉप्सिस हो जाएगा, कहाँ पे हमारा स्नॉप्सिस है यहाँ। विद्वान में आपके सारे एक्सपर्ट आते हैं, ई सो सिंधु में आपका जनरल आते हैं, ठीक है। तो प्लीज इन सारी चीजों को गलत मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी आईसीटी में भी डिटेल में पढ़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। Come to the question number 3. Swayamprabha is the group of DTH channel devoted to telecast high quality educational program 24/7 statement. It used the GSAT 15 satellite for
टेलीकास्टिंग। तो अगर आपको ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ये 100% ट्रू है कि सोमप्रभा हमारे चैनल पे आता है और ये GSET 50 सैटेलाइट टेस्ट करते उसके थ्रू टेलीकास्ट हम करते हैं, ठीक है, दोनों। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the anti-plagiarism software provided by Information Library Network to all Indian University to check the originality of the research paper? तो yes, अगर आपको पता हो तो कौन सा है, शोध शुद्धि। तो शुद्धि के नाम से अगर आप करो, शुद्धि मतलब प्लेजरम, तो शोध शुद्धि इनिशिएटिव कौन है, जो उरकुंड है नाउ ओरिजिनल, ठीक है। तो 10 हो गई यूनिवर्सिटी कैच द कॉपी पेस्ट थीसिस, तो अब क्या हो गया, शोध शुद्धि इनिशिएटिव लिया है। Then come to the question number 5. National Academic Depository eliminate the risk of fake degree and mark sheet forgery. Addition, NAD is a 24/7 online storehouse of all academic reward digitized directly by academic institution. तो आपको पता है कि ये हमारे ट्रू हैं, क्योंकि ये हमारा क्या कहता है, जो आप फ्रॉड करो उससे भी बचते हो, क्योंकि सारे वेरीफाइड होते हैं, ठीक है, और ये 24/7 आवर्स स्टोर हाउस है। Then come to the question number 6. Which of following is not one of the 5 core parameters used by NIRF, National Institution Ranking Framework, to rank Indian college? कौन सा नहीं है? अब ये कौन सा नहीं है, देखो, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ये दोनों तो होते हैं हमारे, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये 4 होते हैं। देन पॉलिटिकल, यस देखो पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन आउटकम, तो अगर आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो ना, तो कैसे TLR RPGO NOI एंड परसेप्शन, ठीक है, ये होते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं। देन हमारा रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होता है, देन ग्रेजुएशन आउटकम होता है, आउटरीच इंक्लूसिविटी होता है, एंड परसेप्शन होता है। Then come to the question number 7. What is the full form of SWAM, Indian National MOOC Platform? सारे बच्चों को पता है, स्टडी बेस्ड एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड होता है, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट अप्रोच करती है, पहले में ये कंटेंट देगी, फिर आपको मटेरियल देगी, पहले आपको वीडियो देगी, देन आपको मटेरियल देगी, उसके बेसिस पे आपका क्विज लेगी, देन डिस्कशन करेगी। Then come to the question number 8. The Utsaha portal was launched by UGC to track the implementation of NEP 2020 across the Indian University. The CU Chahan portal is a unified platform exclusively for student admission into Central University. देखो, पहली बात तो उत्साह तो हमने इसीलिए ही लॉन्च किया है कि जो भी NEP 20 है वो इम्प्लीमेंट हो रही है यूनिवर्सिटी में या नहीं हो रही, तो पहला तो आपका सही है। अब आते हैं CU छायन, तो CU छायन बोला यूनिफाइड एडमिशन के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये CU छायन जो है वो हमारी फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए है, ना कि स्टूडेंट एडमिशन के लिए है, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है उसके लिए ये है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो। Then come to the question number 19. EPG Pathshala initiated by MHRD, now Ministry of Employment, and UGC provided high quality interactive e-content especially for, तो आपको सबको पता है EPG पाठशाला UG कोर्स नहीं होता, सॉरी CC होता है, इसमें PG कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें MBA है, तो आपने MBA के EPG पाठशाला से बहुत सारे कोर्सेज लिए होंगे, ठीक है। तो याद रखना EPG पाठशाला फोकस करता है हमारा PG कोर्सेज को। Then come to the question number 10. Assessment, Indian University often score poorly in global ranking like a QS and THE. Reason they severely high lag behind 2 major parameter, international faculty ratio और international student ratio. Yes, very correct. आपको पता है कि हमारा इंडियन की जो है वो हमारा जो ग्लोबल रैंकिंग है ना QS THE, उनमें बहुत पुअरली स्कोर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो चीज़ों को ट्रेन, ना तो इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो भी हमारे यहाँ पे बहुत कम है और स्टूडेंट भी बहुत कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो है वाइल इंडियन यूनिवर्सिटी गुड एट टीचिंग रिसर्च वॉल्यूम, दे फेल टू अट्रैक्ट फॉरेन टीचर स्टूडेंट, पुलिंग देयर ग्लोबल रैंक डाउन। अब मैं स्पेशली आप लोगों के लिए NEP 2020 का लेके आई हूँ, क्योंकि करंट है, वो पूछता ही हैंड अप। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू NEP व्हाट इज द टारगेट ईयर अचीविंग 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन? याद रखना 2035, ठीक है। 2025 है हमारी वोकेशनल की, ओके, ये हमारे हायर एजुकेशन की 50% और 2030 हमारी 100% स्कूलिंग की। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो 2030 100 और वोकेशनल का भी 2025 था जो निकल गया। Then come to the question number 2. Under the NEP 20 traditional 10+2 system, following education replaced by which of following pedagogical? आपको पता है 5 3 3 4, ठीक है। 3 स्टार्ट करता है 3 एज के और 18 तक जाता है। तो 5 में हमारा फाउंडेशनल कोर्सेज हो गए, देन हमारा +3 में प्रिपरेटरी हो गई, 3 में हमारे मिडिल हो गए, 4 सेकेंडरी हो गए, और ये हमारा फिर से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
Then come to the question number 3. NEP 2020 proposed to phase out the system of affiliated college over a period of 15 years. It aimed to empower every college to become an autonomous degree granting institution. Yes, correct. वो 15 साल के अंदर वो सारा जितना भी है हमारा affiliated college वाला सिस्टम सब हमारा कम हो जाएगा. ठीक है. Then come to the question number 4. Which overreaching body has been proposed by NEP 20 replace UGC, SIT, NECT single? तो प्लीज इसको पढ़ लेना. हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया है, इसके अंदर हमारी सारी आती हैं एक्सेप्ट मेडिकल और लॉ वाला छोड़ के. ठीक है, तो इसमें मेडिकल लीगल एजुकेशन नहीं आती और सारा आता. Then come to the question number 5. Match the 4 vertical higher education commission of India with their functions. कौन सा है? अब आपको वो फंक्शंस पूछ रहा है, तो अगर वो फंक्शन पूछ रहा है तो सबसे पहले हम NHERC की बात करें तो वो क्या करेगा, हमारा NHERC करता है रेगुलेशन के लिए. नेशनल हाउस जो एजुकेशन रेगुलेटरी करिकुलम है वो हमारा किसके लिए? रेगुलेशन के लिए है. ठीक है. देन फिर उसके बाद नेक याद रखना, वो हमारे अक्रेडिटेशन के लिए आपको अक्रेडिट करता है. देन HEGC है जो कि आपको क्या करता है, आपको फंडिंग देता है. देन GEC है जो कि आपका क्या करता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करता है. तो प्लीज NHERC रेगुलेशन, NEC अक्रेडिटेशन, जो पहले नेक था अब नेक हो गया है. HEGC फंडिंग के लिए, GSC स्टैंडर्ड सेटिंग लर्निंग आउटकम के लिए. Then come to the question number 6. According to NEP 2020, medical and legal education will also be regulated by Higher Education Commission of India. By 2030, minimum degree qualification for teaching will be 4-year integrated B.Ed. याद रखना NEP में इसको इंटीग्रेट मेडिकल लीगल ऑल्सो रेगुलेटेड नहीं, इसको नहीं करता. मेडिकल लीगल को नहीं रेगुलेट करता, सिर्फ UGC, AICT और सारी डिग्री को करता है. और स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट है, क्योंकि 2030 के मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो टीचिंग के लिए होगा वो उसके लिए B.Ed कंपलसरी. Then come to the question number 7. What is the primary purpose of establishing the academic bank of credit under the NEP 2020? तो क्या प्राइमरी पर्पज है? तो आप सबको पता है कि जिससे कि हम डिजिटली स्टोर कर सकें सारे क्रेडिट को, अनसो डिग्री कैन बी अवॉर्डेड सीमलेसली. तो ABC क्या है, डिजिटल रिपोजिटरी है, फैसिलिटेट करता है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जाम. तो आपको पता है एडवांस डिप्लोमा, देन डिग्री, इस तरीके से फैसिलिटी देगा. तो स्टूडेंट एक कहीं से डिग्री लेके पहुंच कर सकते. पहले उनका क्या था, पूरा ईयर खराब होता था. देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन UG प्रोग्राम अंडर द NEP 2020 स्टूडेंट एग्जिटिंग आफ्टर 1 ईयर. तो अगर स्टूडेंट 1 साल में एग्जिट करता है तो याद रखना उसे हम क्या देंगे, सर्टिफिकेट देंगे. ठीक है. देन अगर 2 साल में करता है उसे डिप्लोमा करेंगे. देन आपको पता ही है कि आगे करेगा तो उसे क्या मिलेगा, बैचलर डिग्री मिलेगा. और आफ्टर 4 ईयर करेगा तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च में. Then come to the question number 9. Which body will be set up under the NEP 2020 to catalyze expand research innovation across the country specially? तो आपको पता है कौन सी रिसर्च के लिए? NIRF थी ना, NRF सॉरी, NIRF नहीं हुआ, NRF है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जो अब हमारा इसके अंदर रिसर्च को एक्सपेंड कर रहा है. ओके. तो ये न्यू एपेक्स बॉडी है, फंड करेगी, मेंटोर करेगी, रिसर्च कैपेसिटी को बिल्डअप करेगी. Then come to the question number 10. NEP 2020 strongly advocate for the multidisciplinary education without the rigid silo. It allows students to choose subject across the art, science, vocational stream simultaneously. Yes, अब हमारा NEP आ गया. अगर आप मैथ के भी स्टूडेंट हो तो आप हिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सेपरेट नहीं, इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है. तो यस, ये हमारे ट्रू है. Completely dismantle the hard separation between art and science, academic and vocational stream. Then come to the question number 11. To evaluate student performance, NEP 2020 proposed setting of national assessment center. What is called? तो आपको पता है ये कहलाता है हमारा परख में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं. परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. Yes, अब आया क्वेश्चन. NEP 2020 allow top global 100 global university to operate in India and statement second NEP 2020 aims to make a India global knowledge superpower. Yes, आपको पता है दोनों करेक्ट है. NEP एक्टिवली प्रमोट कर रही है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन. Then come to the question number 13. Under NEP 2020 to promote the free exchange of idea on use of technology, enhanced learning, which autonomous body will be क्रिएटेड. तो अब अगर आपको बोला कौन सी है तो आपको पता होनी चाहिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है. ठीक है. तो ये हमारा क्या करती है, ये हमारे प्रोवाइड करती है, इंडिपेंडेंट है कि इसे आप टेक्नोलॉजी का लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो, असेस कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो. तो प्लीज इसको टेक्नोलॉजी.
Then question number 14. By which year NEP 20 mandated at least 50% learner through the school higher education system will have exposure to vocational education. मैंने आपको अभी बताया 2025 में, ठीक है, जो कि निकल गया. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, मैच लिस्ट NEP 2020 कंसेप्ट विथ ऑब्जेक्ट मेरू, IKS, NRF एंड ABC. अगर मैं बात करूं, जो मेरू है वो हमारा क्या मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल यूनिवर्सिटी है, याद रखना, ठीक है. देन आपका IKS है वो हमारा क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए, NRF हमारा क्या है रिसर्च फंडिंग के लिए, और ABC हमारा क्रेडिट मोबिलिटी के, ठीक है. तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना. थैंक यू सो मच. अब आज आपका हायर एजुकेशन के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे 135 प्लस वो मैंने आज कंप्लीट कर दिए. अब नेक्स्ट में मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के PYQ लेके आऊंगी, ठीक है. तो ऐसे देखते रहिए. अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.